रोमांचक उपन्यास शरीफ गुंडा अध्याय 29। युगशेखर अपने केबिन में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। इस समय उसके टेबल पर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले प्रत्येक हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, जिसके न्यूज़ को युगशेखर ने चट कर दिया था। उसके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह न्यूज़पेपर में दिए गए कुछ अहम जानकारियों को अपने नोटबुक में लिख रहा था। ऑफिस में वह इस वक्त अकेला ही था, क्योंकि वह सुबह 9 बजे ही ऑफिस पहुंच गया था। वैसे भी कल रात से वह ठीक से सो नहीं पाया था, क्योंकि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एकदम से उसकी एकाग्रता भंग हुई जब सामने पर स्क्रीन पर उसने अभय को ऑफिस में प्रवेश करते देखा। कम इन द केबिन अभय, युगशेखर ने पास में रखे स्पीकर पे कहा तो ऑफिस में उसकी आवाज़ गूंज गई। अभय सीधा केबिन की तरफ बढ़ा और केबिन का दरवाज़ा खोलकर उसने केबिन में प्रवेश किया। अभय चुपचाप आगे बढ़कर युगशेखर के सामने वाले चेयर पर धम से बैठ गया। युगशेखर ने अभय को ध्यान से देखा। एक जासूस की ज़िंदगी में ऐसे दिन आते रहते हैं, हमें अपनी जज्बातों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। युगशेखर ने देखा अभय उसे अनमने ढंग से देख रहा है। डरपोक गुंडे, प्यार में हमेशा दर्द ही मिलता है, और वैसे भी तेरा प्यार वन साइडेड था, क्योंकि वह तेरा इस्तेमाल कर रही थी। नहीं, यह सच नहीं है कि वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। हाँ, वह मेरा इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसकी कोई मजबूरी थी। उसे कोई मजबूर कर रहा था। कौन? मैं नहीं जानता हूँ। मैं भी यही जानना चाहता हूँ। रात भर मैं सोचता रहा, फिर इस नतीजे पे पहुँचा कि जानबूझकर किसी ने उसे बाजू वाले ऑफिस में नौकरी लगवाई थी, जिससे कि वह हमारी खबर उन लोगों तक पहुँचा सके। अभय रुआंसा सा बोला। हमारे लिए पता लगाना जरूरी है कि उसके पीछे कौन था। यह हमारे केस को एक नई दिशा दे सकता है और कातिल तक पहुँचा सकता है, युगशेखर ने अभय से कहा। यही जानने के लिए मैं बाजू वाले ऑफिस में गया था, लेकिन वहाँ भी जो डिटेल नौकरी के समय उसने दिया था वह सब गलत है। मरते समय उसकी आंखों में विश्वास था कि मैं उसके भाई को बचा लूँगा। अभय अभी भी बहुत दुखी था। चिंता मत कर, हम उसके भाई का पता जरूर लगा लेंगे, और उस कातिल का भी जिसने खुशबू का मर्डर किया है, युगशेखर दृढ़ स्वर में बोला। तुम चाहो तो कुछ दिन आराम कर सकते हो। मैंने जो मिशन तुमको सौंपा था वह मैं खुद हैंडल कर लूँगा, युगशेखर ने अभय से कहा। नहीं सर, अभय इतना कमज़ोर नहीं है कि मिशन को बीच में छोड़ दे। मैं अपने मिशन पे लग चुका हूँ और जल्द ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे भी आपके हुक्म पर मैंने के बजाज और नीलकंठ मणि का फ़ोटो आपके मोबाइल में आज सुबह ही स्टोर कर लिया है। मोबाइल से जब दोनों मॉर्निंग वॉक पर थे। मैं काम पर हूँ, क्योंकि मुझे अंशु के भाई को भी तो ढूंढना है। लो, रुचि और सिमरन भी आ गए, युगशेखर ने अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हुए कहा। रुचि और सिमरन ने ऑफिस में कदम रखा और सीधे युगशेखर के केबिन की तरफ बढ़ गईं। तभी अमर्त्य विक्रम सिंह ने भी ऑफिस में कदम रखा। उनके साथ एक लड़का था। वह भी लड़के को लेकर सीधा युगशेखर के केबिन की तरफ बढ़े। सबको नमस्ते करो बेटा, अमर्त्य विक्रम सिंह ने कहा। बच्चे ने सबको नमस्ते किया। युगशेखर ने प्यार से बच्चे को देखा। आपका नाम क्या है? युगशेखर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनिकेत सिंह, सन ऑफ श्री अमर्त्य विक्रम सिंह, उम्र 9 साल 6 महीने और 12 दिन, स्टूडेंट ऑफ 5th स्टैंडर्ड। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। मैंने पापा से जिद किया ऑफिस आने के लिए, क्योंकि आज संडे है और मैं अकेले घर पे बोर हो जाता हूँ। अनिकेत हवा में हाथ उछाल कर बोला। सबका ध्यान अनिकेत की तरफ हो गया था। हो भी क्यों ना, एक तो वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था, दूसरा उसके गोल गोल 2 गोल गप्पे की तरह फूले हुए गोरे गाल।
अपने आप आकर्षण का केंद्र बिंदु था। साथ में उसके हाथ में लटका हुआ छोटा सा लैपटॉप भी सबको उसे देखने के लिए विवश कर रहा था। बेटा, आप बाहर बैठिए और अपने लैपटॉप पे अपना काम कीजिए। मैं मीटिंग के बाद आपसे मिलता हूँ, अमर्त्य विक्रम सिंह ने अनिकेत से कहा। ओके पापा, अनिकेत ने कहा और केबिन से बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार स्क्रीन को देखा जिस पर ऑफिस के अलग अलग जगह की तस्वीरें आ रही थी। अगर हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में चले तो बेहतर ढंग से चर्चा कर सकते हैं, युगशेखर ने कहा और अपने चेयर से उठने लगा। बाकी सब लोग भी अपने चेयर से उठे और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़े। अनिकेत ऑफिस के बीच वाले हॉल में बैठ गया और उसने अपना लैपटॉप ऑन कर दिया। आई एम सॉरी सर, आज नौकरानी भी नहीं आई थी और आपको मालूम है कि अनिकेत की मम्मी इस दुनिया में नहीं है और कोई है नहीं जो हमारे साथ रह सके, इसलिए। अमर्त्य विक्रम सिंह की बात बीच में ही काट कर युगशेखर ने कहा, मुझे सब मालूम है और आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप मुझे सर मत कहिए। आप पर हम सभी को नाज है, जो भी आपने देश के लिए किया। हमारे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप मुझे सर कहें। आप मेरे नाम से मुझे पुकार सकते हैं। आप हमारे बॉस हैं और इस नाते हमारा फर्ज है कि हम आपको सर कहें। इसके लिए उम्र और अनुभव को आधार नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आप बुरा महसूस मत किया कीजिए, अमर्त्य विक्रम सिंह नम्र स्वर में बोले। ठीक है, मुझे मालूम है मैं आपसे बहस करके नहीं जीत सकता, लेकिन युगशेखर की आवाज़ घुट कर रह गई क्योंकि अनिकेत ने तेजी से कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश किया था। सभी चौंक पड़े थे। ये का बत, अमर्त्य विक्रम सिंह ने अनिकेत को डांटना चाहा, लेकिन अनिकेत ने अपने होठों पर अंगुली रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अनिकेत धीरे से आगे बढ़ा। अमर्त्य विक्रम सिंह ने फिर कुछ बोलने के लिए कोशिश की, लेकिन इस बार युगशेखर ने उन्हें ऐसा न करने का इशारा किया। वह कसमसा कर रह गए। अनिकेत कॉन्फ्रेंस रूम में लगे इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा और उसने ऑफिस रूम की सभी लाइटें ऑफ कर दी। उसकी इस हरकत से सभी लोगों के चेहरे पे हैरानी के भाव आ गए, लेकिन कोई भी कुछ बोला नहीं क्योंकि अनिकेत अभी भी उंगली को अपने होठों पे रखा था। कॉन्फ्रेंस रूम में अंधेरा छा गया। अनिकेत कुछ पल के लिए रुका और जब उसकी आंखें अंधेरे में देखने लायक हो गई तो उसने इधर उधर कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। युगशेखर से अब रहा न गया और वह अनिकेत की तरफ बढ़ा। उसने अनिकेत से इशारों में पूछा कि क्या बात है। अनिकेत ने उसे एक उंगली दिखाकर कहा, यानी कि उसे 1 मिनट का वक्त चाहिए। अनिकेत ने कॉन्फ्रेंस रूम में रखे एक एक चीज को खंगालना शुरू कर दिया। हैरानी और परेशानी ने बाकी सभी को घायल कर दिया था। ढूंढते ढूंढते अनिकेत कॉन्फ्रेंस रूम के लंबे से डिस्कशन टेबल के ऊपर बीचों बीच रखे हुए फूलों से भरे लकड़ी के गुलदस्ते की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते उसने गुलदस्ते को उठाया और उसे उल्टा करके फूलों को नीचे फर्श पर बिखेर दिया। गुलाब के फूल से जो भी डंठल से लगे हुए थे नीचे बिखर गए और साथ में एक बिल्कुल छोटा सा, क्रेडिट कार्ड से भी छोटा एक इलेक्ट्रॉनिक सामान गिरा, जिससे बिल्कुल हल्की रोशनी निकल रही थी क्योंकि एक छोटा सा बल्ब उसमें जल रहा था। अनिकेत आगे बढ़ा और उसने अपने जूतों से उस इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भरपूर प्रहार किया। एक ही प्रहार में इलेक्ट्रॉनिक सामान के छोटे छोटे टुकड़े फर्श पर बिखर गए। मारे हैरत की सबकी आंखें फटी जा रही थी। अनिकेत आगे बढ़ा और उसने एक झटके से ही सभी स्विच को ऑन कर दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में प्रकाश का राज हो गया। अंकल, आपके ऑफिस में चारों तरफ माइक्रोफोन ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जिससे कि आपके ऑफिस में होने वाली बातचीत को कोई आसानी से सुन रहा था, अनिकेत ने युगशेखर से कहा। युगशेखर ही क्या, सभी लोग इस बात को समझ गए थे। कॉन्फ्रेंस रूम में माइक्रोफोन ट्रांसमीटर प्लांट किया गया था, लेकिन पूरी ऑफिस की बातें सुनकर सबको आश्चर्य हो रहा था।
आपको कैसे मालूम हुआ कि ऑफिस में माइक्रोफोन ट्रांसमीटर छुपा कर रखा गया है? युगशेखर ने आगे बढ़ते हुए अनिकेत से पूछा। अंकल, जब मैं अपने दोस्त से चैटिंग कर रहा था तो मेरी फ्रिक्वेंसी में कुछ गड़बड़ी आ रही थी। साउंड में घर गड़ाहट आ रही थी, तो मैंने इधर उधर देखा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उस समय काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सामान्यतः ऐसा तभी होता है जब पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चालू अवस्था में हो। इसलिए मुझे शक हुआ। अनिकेत ने रुककर सांस लिया और फिर बोला, मेरे लैपटॉप में बग डिटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है, क्योंकि मैं कभी कभी घर में ऐसा खेल खेलता रहता हूँ। इस खेल में मुझे मज़ा आता है। मैंने अपने बग डिटेक्शन डिवाइस को ऑन किया तो उसने सिग्नल दिया कि यहाँ कोई माइक्रोफोन ट्रांसमीटर छुपा हुआ है, और जब मैंने सर्च किया तो मैं जहाँ बैठा था उसी कंप्यूटर टेबल के नीचे शैलो टेप से चिपका कर रखा गया था। मैंने उसको नष्ट कर दिया, और तब मेरे दिमाग में आया कि ऐसा ऑफिस में सभी जगह हो सकता है, क्योंकि कल रात ही मैंने पापा जी को टीवी न्यूज में देखा था। इसलिए मैं भागकर यहाँ आया। अनिकेत ने बोलना बंद किया और उसने एक लंबी सांस खींची। वेल डन बेटा, कहने के साथ ही युगशेखर अमर्त्य विक्रम सिंह की तरफ मुखातिब हुआ। सिंह साहब, आपका बेटा तो बिल्कुल आप पर गया है। इसके अंदर तो एक जासूस के गुण हैं। युगशेखर प्रशंसा करता हुआ बोला तो अमर्त्य विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए अपने चेयर से उठे और आगे बढ़कर उन्होंने झुकते हुए अनिकेत को अपने गले से लगा लिया। अब मैं समझ गया कि हमारी तमाम प्लानिंग क्यों फेल हो गई, क्योंकि कातिल हमारी तमाम बातों को सुन रहा था। युगशेखर सोचते हुए बोला, फिर वो अनिकेत की तरफ मुखातिब हुआ। थैंक यू बेटा, आज तुमने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। हम कभी भी कातिल तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि वह हमारी योजना से पहले ही वाकिफ हो जाता था। अंकल, पहले हमें ऑफिस में डिटेल सर्च करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ माइक्रोफोन और जगह भी हो सकता है, अनिकेत ने सादगी से कहा। यू आर राइट, हमें ऑफिस में सर्च करना चाहिए, युगशेखर ने कहा। इसके लिए तो हमें पूरे ऑफिस को खंगालना होगा। बहुत देर से चुप अभय बोल पड़ा। अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो माइक्रोफोन ट्रांसमीटर लगा हुआ है वह GSM स्पाई ग्लोबल माइक्रोफोन है, जो कि मोबाइल से ऑपरेट होता है और इसको कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी बैटरी लाइफ लगभग 20 दिन होती है, इसलिए इसमें एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है, जिससे कि एकदम सीधी रोशनी होती है। अनिकेत ने सांस लिया और अभय के आश्चर्य से भरे चेहरे को देखा और बोला, इसमें से हल्की आवाज़ भी आती है, जिसे कि शांत माहौल में सुना जा सकता है। इसलिए हम लाइट ऑफ करके और दरवाज़ा बंद करके इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद मेरे बग डिटेक्शन डिवाइस से सर्च कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं मिला तो वह बग डिटेक्शन डिवाइस से तो बच ही नहीं सकता। बेटा, तुम्हें इतनी जानकारी कहाँ से मिली? युगशेखर ने पूछा। सर, ऐसा तो आप पूछिए मत। इतना तो मैं जानता हूँ कि अनिकेत कंप्यूटर का कीड़ा है, और जितना उसे कंप्यूटर की जानकारी है उतना तो मुझे भी नहीं है। इसलिए इस मामले में सवाल करना तो बेकार है, अमर्त्य विक्रम सिंह बोल पड़े। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने अनिकेत का टैलेंट तो देख ही लिया है। मुझे लगता है कि हमें पहले माइक्रोफोन ट्रांसमीटर की तलाश करनी चाहिए, और फिर हमें मीटिंग के लिए दोबारा बैठना चाहिए, युगशेखर ने कहा, और वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गया। पीछे पीछे सभी चल पड़े। सर्च तकरीबन 1 घंटे तक चला और 3 माइक्रोफोन और मिले। जब युगशेखर संतुष्ट हो गया तो अनिकेत से पूछा, बेटा अनिकेत, आपका बग डिटेक्शन डिवाइस क्या बता रहा है? अंकल युग, मेरा बग डिटेक्शन डिवाइस बता रहा है कि अब आप अपने ऑफिस में बोलने लायक हो गए हैं। अंदर की बातें अब बाहर नहीं जाएगी, अनिकेत भी युगशेखर की अंदाज में बोला। अनिकेत के ऐसे जवाब पे सब हंसे बिना न रह सके। धन्यवाद।